क्लास शुरू करते हैं। बेंथम की बात हुई थी और हम लोग बेंथम पढ़ेंगे। बेंथम की कक्षा शुरू होनी है ना। रूसो पढ़ लिया था पूरा हम लोगों ने। चल बेंथम शुरू करना है। बेंथम मैंने थोड़ी बात ऑनलाइन बेंथम पे करी थी, लेकिन बेंथम मैंने लिखाया पढ़ाया नहीं था पूरा। ठीक है, तो आज बेंथम को लिख लें क्योंकि कुछ प्रश्न आते हैं बेंथम से जो पूछे ही जाते हैं आप लोगों से। बिल्कुल, जैसे उपयोगितावाद के बारे में थोड़ी सी बातें बेंथम से पूछी जाती हैं। ठीक है, बेंथम के जीवन परिचय की बात कर लें। सबसे पहले बेंथम के जीवन परिचय की बात कर लेते हैं, फटाफट कर लेंगे। बेंथम इंग्लैंड का निवासी है और लंदन के एक वकील परिवार में, बड़ा संपन्न परिवार था, इसका जन्म हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में इसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बीए किया और 1763 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लिकान्सन्स में इसने प्रवेश ले लिया। 1772 में इसने कानूनी शिक्षा अपनी खत्म कर ली थी और वकालत में मन नहीं लग रहा था। इसने कहा कि कानून लोगों को सुख कानून लोगों को सुख दे वही उपयोगी है और उन्हें ऐसा होना चाहिए। मतलब कानून उस समय बड़ा प्रताड़ना का एक आधार हो गया था। लोगों को न्याय नहीं मिलता था, न्याय खरीदे बेचे जाते थे। तो ये कहता था कि ऐसे कानून उपयोगी हों जो लोगों को क्या दें, सुख दें, और उसे उपयोगी होना चाहिए, और जो उपयोगी नहीं है वो समाप्त हो जाना चाहिए। लिखने का बड़ा शौक था। हर दिन ये 20 पन्ने लिखा करता था, कम से कम। मतलब ऐसा नहीं है मैंने 20 पन्ने ऐसे ही बोल दिया, हर दिन ये कुछ ना कुछ लिखा करता था। और बाद में जब ये मरा था तो इसके मरने के बाद 148 संदूकें मिली थी घर में। संदूक समझते हैं? बक्से, तो थोड़े बड़े बक्से आते हैं, उसको संदूक कहते हैं। 148 संदूकें मिली थी जिसमें केवल पांडुलिपियां थी। पांडुलिपियां मतलब हाथ से पन्नों पे लिख लिख के कुछ ना कुछ बस रखा था। सारी संदूकों में केवल पन्ने भरे हुए थे। पूरे जीवन इसने कोई काम नहीं किया, कमाया नहीं, नौकरी नहीं करी। क्यों? विरासत में इतनी संपत्ति मिली थी, बस उसी को उड़ाता रहा धीरे धीरे, और केवल समाज सुधार लोगों के लिए किया इसने। इसने नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, विधि शास्त्र, तर्कशास्त्र आदि पर अपने विचार दिए। और इसकी जो प्रसिद्ध रचना थी, अक्सर कोई नट जैरब भी कर रहा होगा तो उसके काम आ जाएगी, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ये सबसे प्रसिद्ध रचना इसकी मानी जाती है और उपयोगितावाद के लिए ये जाना जाता है। अगर हम बात करें कि इसके विचार किससे किससे मिलते हैं, उपयोगितावादी जो विचारक हैं वो भौतिकतावादी होते हैं, और भौतिकतावाद विशेषकर लाक बर्कले ह्यूम से प्रभावित है। ये लाक बर्कले ह्यूम कौन है? अनुभववादी हैं। अनुभववादी हमेशा भौतिक पदार्थों की बात करेंगे और उपयोगितावादी भी हमेशा क्या करेंगे? भौतिक पदार्थों की बात करेंगे। उपयोगितावाद क्या है, नोट कर लीजिए, है ना। आपको वेंथम लिखना है, वेंथम में लिखना है उपयोगितावाद। वेंथम में क्या आपको नोट करना है? वेंथम में आपको लिखना है उपयोगितावाद। ठीक है, बिल्कुल। वेंथम में आपको लिखना है उपयोगितावाद। वेंथम में आपको लिखना है उपयोगितावाद। हेलो, आवाज आ रही है? रुखसार, अब आवाज आ रही है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आवाज जा रही है। हेलो, हेलो, हाँ, आप फिर से जुड़ जाओ। ठीक है, रेनू आवाज आ रही मेरी? ठीक, ठीक, चल। वेंथम में हमें पढ़ना क्या होता है? वेंथम में हमें पढ़ना है वेंथम का उपयोगितावाद। वेंथम में हमें क्या पढ़ना है? उपयोगितावाद पढ़ना है। वेंथम का वेंथम का उपयोगितावाद पढ़ना है हमें। उपयोगितावाद क्या होता है? उपयोगितावाद, इसके बारे में थोड़ी सी बातें आप नोट कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि उपयोगितावाद आप जानते हैं। लिखिए उपयोगितावाद, लिखिए। यदि वास्तविक दृष्टिकोण से देखें यदि वास्तविक दृष्टिकोण से देखें यदि वास्तविक दृष्टिकोण से देखें
यदि वास्तविक दृष्टिकोण से देखें तो उपयोगितावाद एक भौतिक सिद्धांत, एक नैतिक सिद्धांत है। उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है, एक नैतिक सिद्धांत है, एक नैतिक सिद्धांत है जो मनुष्य के स्वभाव, उद्देश्यों, तथा नैतिक निर्णय से संबंधित है, तथा नैतिक निर्णय से संबंधित है। यह कोई राज्य या राजनीतिक सिद्धांत नैतिक निर्णय से संबंधित है। यह कोई राज्य या राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है। यह कोई राज्य या राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। उपयोगितावाद के यदि मूल में जाएं, उपयोगितावाद के यदि मूल को देखें, तो इसकी मान्यता है कि व्यक्ति, मूल में जाएं तो इसकी मान्यता है कि व्यक्ति एक इंद्रिय प्रधान प्राणी है। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। एक इंद्रिय प्रधान प्राणी है जो अपना हर कार्य सुख की प्राप्ति और दुख से बचने के उद्देश्य से करता है। दुख के बचने के उद्देश्य से करता है। अर्थात, बंद कर दीजिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य, लिखिए, या प्रत्येक मनुष्य के कार्य का आधार सुख और दुख का चिंतन होता है। सुख और दुख का चिंतन होता है। सुख और दुख का चिंतन होता है। ठीक, चेंज करिए, पॉइंट चेंज करिए और एक कोट लिख लीजिए। इसी को ध्यान में रखते हुए वेंथम लिखता है कि वेंथम लिखता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए वेंथम लिखता है कि मनुष्य को प्रकृति ने सुख दुख नामक दो महत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे? हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे? इसका निर्णय उन्हीं पर निर्भर करता है।
उन्हीं पर निर्भर करता है। ठीक है ना, खत्म नहीं हुआ और है। हमारे मन वचन कर्म, हमारे मन वचन कर्म पर उन्हीं का शासन है। हाँ लिखिए, हमारे मन वचन कर्म पर, हमारे मन वचन कर्म पर उन्हीं का शासन है, उन्हीं का शासन है। हमारे मन वचन कर्म पर उन्हीं का शासन है। हम जितना हम जितना इनकी अधीनता से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, हम जितना इनकी अधीनता से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, हम जितना इनकी अधीनता से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तो और भी ज्यादा उनके शासन में चले जाते हैं। तो हम तो और भी उनके शासन में चले जाते हैं, और भी उनके शासन में चले जाते हैं। फुल स्टॉप देके कंटिन्यू, फुल स्टॉप कर देके कंटिन्यू करना, वहीं से आगे नहीं, नीचे नहीं जाना है। मनुष्य शब्दों से इनसे मुक्त होने का बहाना ढूंढता है। अभी मैं बताऊंगा, आपको भी समझ में आ रहा है। मनुष्य शब्दों से इनसे मुक्त होने का बहाना ढूंढता है, बुद्ध की ओर इशारा है। मुक्त होने का बहाना ढूंढता है, किंतु वास्तविक रूप से सदैव इनके अधीन ही रहता है। वास्तविक रूप से सदा इनके अधीन ही रहता है, अधीन ही रहता है। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अर्थात अर्थात उपयोगितावाद के अनुसार मनुष्य की मौलिक प्रकृति, मनुष्य की मौलिक प्रकृति आनंद की प्राप्ति है। मनुष्य की मौलिक प्रकृति आनंद की प्राप्ति है, और उसके संपूर्ण कार्य आनंद की प्राप्ति है, और उसके संपूर्ण कार्य की प्रेरणा का स्रोत, और उसके संपूर्ण कार्य की प्रेरणा का स्रोत, और उसकी संपूर्ण कार्य के प्रेरणा का स्रोत, संपूर्ण कार्य के प्रेरणा का स्रोत, संपूर्ण कार्य के प्रेरणा का स्रोत आनंद है, आनंद है। आनंद है, और यह उपयोगिता पर आधारित है, यह उपयोगिता पर आधारित है। ठीक है, चलिए विशेषता लिख लीजिए, उपयोगितावाद की विशेषता। अब जो हम लोगों ने देखा, इससे क्या क्या विशेषता निकल कर बाहर आ सकती है वो हम देख लें। लिखिए, हाँ, निम्न विशेषता हो सकती है। उपयोगितावाद एक सक्रिय प्रयोगात्मक, उपयोगितावाद एक सक्रिय प्रयोगात्मक व्यवहार प्रधान विचारधारा है। उपयोगितावाद एक सक्रिय प्रयोगात्मक व्यवहार प्रधान विचारधारा है, व्यवहार प्रधान विचारधारा है। उपयोगितावाद का मतलब क्या है? ऐसी विचारधारा जो उपयोगिता को महत्व देता हो, उपयोगितावाद है। जिस भी व्यक्ति की, जिस भी वस्तु की उपयोगिता है उसका अस्तित्व बना रहेगा, और जिसकी उपयोगिता नहीं है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रकृति ने भी ऐसा ही नियम कानून बना रखा है। जो भी लोग
काम के लायक नहीं बचते हैं, वो इस संसार में रहते हैं? नहीं रहते। जितने भी लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है, अब वो काम नहीं कर पाते ना, अब वो किसी के लिए उपयोगी हैं? नहीं। क्या वो खुद के लिए भी उपयोगी बचे हैं? नहीं। तो प्रकृति कहती है बस, अब हो चला, अब निकल लो, अब आपके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं। अस्तित्व ही उसका है जो उपयोगी है, जो उपयोगी नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यवस्था की उपयोगिता का आधार मनुष्य है। कौन है? मनुष्य है। हर वो व्यवस्था रहेगी जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, जो उपयोगी नहीं। ठीक। तो उपयोगितावाद एक ऐसी विचारधारा है जो उपयोगिता को महत्व देता है और जिसका मानना है कि संसार की प्रत्येक उपयोगी वस्तु का अस्तित्व है और जो उपयोगी नहीं है उसे समाप्त हो जाना चाहिए। और चीजें ऐसी ही हैं, चीजें ऐसी ही समाप्त हो जाती। टेलीफोन जो पीसीओ हुआ करता था, उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई ना। ऐसा थोड़ी है कि वो काम करना बंद कर दिया था, नहीं ना, काम करना उसका जारी था, बस उससे ज्यादा उपयोगी चीज हमारे पास आ गई थी, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। और आज कहीं पीसीओ देखा, कहीं बूथ बना हुआ? पहले की मूवियों में जब तक एक टेलीफोन बूथ दिखा न दे तब तक मूवियां आगे नहीं बढ़ती थी, वो चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो। आज कहीं बूथ नहीं दिखता, उपयोगिता समाप्त, खत्म। मनुष्यों के पीछे पूंछ हुआ करती थी, जैसे बंदरों के होते हैं ऐसे पूंछ हुआ करती थी। मनुष्य चार हाथ पैरों से चला करता था, फिर धीरे धीरे मनुष्य खड़ा होकर चलने लगा, दो हाथ उसने फ्री कर लिए। अब जब दो हाथ फ्री कर लिए तो पूंछ की जरूरत क्या हो गई? खत्म हो गई। धीरे धीरे मनुष्यों ने, जो बच्चे भी उत्पन्न हुए वो भी उसी तरीके से होने लगे, क्योंकि पूंछ की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे पूंछ खत्म हो गई। पूंछ को मनुष्यों ने खत्म किया, प्रकृति ने खत्म किया, है ना। और केवल किस कारण? उपयोगी नहीं रह गई। तो दुनिया की हर एक वस्तु, हर एक व्यवस्था के अस्तित्व का आधार क्या है? उपयोगिता। आपके संबंध भी साहब उसी से बने रहते हैं जो आपके लिए क्या रहता है? उपयोगी। और जो अनुपयोगी है वो क्या समझे? नहीं। आजकल के तो जनरेशन के लिए माता पिता भी तभी तक माता पिता हैं जब तक क्या है? उपयोगी। जिस दिन लाइबिलिटी बनते हैं उस दिन कहते हैं कि हम नहीं झेल पाएंगे, अनाथ आश्रम में जाओ। सोच लो। भगवान को भी तभी तक याद करते हैं जब तक लगता है उपयोगी हैं, और जिस दिन लगता है नहीं सुन रहे हैं उस दिन रहता है क्या भगवान यार जाओ हटो भगो, भगवान बनते हो। एक काम तो मेरा कर नहीं पा रहे, भगवान बनते हो। नहीं, बॉलीवुड में हमने देखा वो जब नाराज होते भगवान के पास चले जाते हैं, तुम कुछ नहीं हो, आज से नहीं मानता तुमको, या नहीं। सोच लो। तभी तक मानेंगे जब तक काम करते रहोगे, जब तक उपयोगी रहोगे। उपयोगिता खत्म, अस्तित्व खत्म। सोच लो। इसीलिए बहुत सारे लोग बेरोजगार घूमते हैं और बेरोजगारी का रोना रोते हैं, और कहीं नौकरी मिल भी जाती है तो फिर छूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस व्यवस्था के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाते। कोई भी व्यवस्था आपको नहीं छोड़ेगी अगर आप उसके लिए क्या सिद्ध हो जाओ? उपयोगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है? उपयोगी। तो मानव को केंद्र में रखकर उसके हिसाब से उपयोगी वस्तुओं का अध्ययन करने वाली विचारधारा उपयोगितावाद कहलाती है। उपयोगितावाद के मूल में क्या बसा हुआ है? सुख। कोई भी चीज उपयोगी है किससे डिसाइड होता है? वो आपको क्या प्रदान करती है? सुख। कोई भी चीज उपयोगी है उसका मानक क्या होगा? सुख। और कोई भी चीज
अनुपयोगी है उसका मानक क्या होगा? दुख। इसका मतलब है जिन जिन चीजों से हमें सुख की प्राप्ति होती है वो चीजें उपयोगी हैं, और जिन जिन चीजों से हमें दुख मिलता है वो अनुपयोगी हैं। तो दुख मिलने वाली व्यवस्थाओं का क्या हो जाना चाहिए? अंत। और सुख मिलने वाली व्यवस्थाओं का बना रहना चाहिए। अब इसी आधार पे वेंथम से पूछा जाता है राज्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो क्या कहेगा? होना चाहिए। क्यों? वो कहेगा देखो भाई, राज्य होना चाहिए या राज्य नहीं होना चाहिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। राज्य के होने का आधार उपयोगिता होना चाहिए। अगर राज्य उपयोगी है, राज्य सुख दे रहा है तो राज्य हो, और अगर राज्य सुख नहीं दे रहा है तो राज्य न हो। फिर उससे उससे पूछा गया स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार है? स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पहले तो लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी। रूसों ने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा जाता है। आप बताओ स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कहता है देखो भाई, स्वतंत्रता होने का भी आधार क्या होनी चाहिए? उपयोगिता। अगर स्वतंत्रता सुख देती है तो होना चाहिए, और नहीं देती है तो नहीं होना चाहिए। सोच लो, स्वतंत्रता के संबंध में कह रहा है कि स्वतंत्रता सुख देती है तो होना चाहिए, और नहीं देती है तो नहीं होना चाहिए। तिलक बेचारे प्राण तक दे दिए कहते कहते स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लेके रहेंगे। हमारे अपने लोग कहते रह गए, गांधी कहते रह गए कि हमें स्वराज चाहिए, और हमारा अपना शासन, अपना बुरा से बुरा शासन भी दूसरों के अच्छे शासन से बेहतर है। क्योंकि स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट थी। ये कह रहा नहीं, अगर परतंत्रता में सुख मिल रहा है तो परतंत्र हो जाना चाहिए। यही कुछ एकाध कारण है जिसके कारण वेंथम से जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। अगर पूछ ले कोई कि जीवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्राण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या कहेगा? जीवन होने का आधार उपयोगिता है। अगर जीवन सुख दे रही है तो जीवन होना चाहिए, और अगर जीवन सुख नहीं दे रही तो नहीं होना चाहिए। यही आधार है इच्छा मृत्यु का। जीवन सुख दे नहीं रही, कैंसर से पीड़ित हैं, किसी ऐसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें जीवन से ज्यादा, जीवन में जीने से ज्यादा कष्ट है, मरना ही सुखकारी लगता है, वहां ये क्या कहता है? उपयोगी नहीं है, जो वो चीज छोड़ देनी चाहिए, ऐसा। हालांकि बेंथम एक पक्षीय बात करता है, इसीलिए बेंथम के साथ इनके जो शिष्य थे वो खड़े नहीं दिखाई देते। इस हिसाब से पाना सुख है, खोना दुख है। तो स्वार्थ सुख है, परमार्थ दुख है। त्याग दया क्या है? दुख है। जबकि हम लोगों ने त्याग और दया को भी किस रूप में पढ़ा है? सुख के रूप में पढ़ा है। तो देखते हैं, पहले इनकी बात तो पूरी हो जाए। हो गई ना? पहला क्या लिखा आपने? यह एक सक्रिय व्यवहारात्मक प्रधान विचारधारा है, ये ना? दूसरा लिखिए, यह विचारधारा मनुष्य को केवल बौद्धिक जीव ही नहीं, यह विचारधारा मनुष्य को केवल बौद्धिक जीव ही नहीं, बौद्धिक जीव ही नहीं, एक व्यवहारिक प्राणी भी मानता है। ठीक। दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, सभी उपयोगितावादी व्यक्तिवादी होते हैं। सभी उपयोगितावादी, सभी उपयोगितावादी व्यक्तिवादी होते हैं। सभी उपयोगितावादी व्यक्तिवादी होते हैं, क्योंकि उपयोगितावादियों का मानना है कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है। राज्य का अस्तित्व
व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए नहीं। सभी उपयोगितावादी मानते हैं कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए नहीं, व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए नहीं, है ना। अगली लाइन में लिख सकते हैं, राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य। ठीक। अगला अगला राज्य, राज्य अधिकार, राज्य अधिकार कानून, राज्य अधिकार कानून, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आदि सभी का आधार उपयोगिता है, आदि सभी का आधार उपयोगिता है। ठीक। अगला एक विचार, इस विचारधारा को स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, इस विचारधारा को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी लोगों के द्वारा दैनिक जीवन में दी गई, जितनी लोगों के द्वारा दैनिक जीवन में दी गई, दैनिक जीवन में दी गई। ठीक है, चलिए निष्कर्ष लिख लीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि, इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयोगितावादी विचारधारा, उपयोगितावादी विचारधारा, उपयोगितावादी विचारधारा एक अति मानवीय और व्यवहारिक विचार है, अति मानवीय और व्यवहारिक विचारधारा है। नैतिकता के साथ साथ वैज्ञानिक भी है, नैतिकता के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। वैज्ञानिक भी है। ऐसे राज्य की कल्पना करती है, ऐसे राज्य की कल्पना करती है जो लोक कल्याणकारी है, जो लोक कल्याणकारी हो, जो लोक कल्याणकारी हो, जो लोक कल्याणकारी हो, जो लोक कल्याणकारी हो। ठीक है, ये तो था उपयोगितावाद। अब हमें बेंथम का उपयोगितावाद देखना है, और बेंथम का उपयोगितावाद बहुत बड़ा है, और जबकि हमारे सिलेबस में बेंथम नहीं है ना, हमारे सिलेबस में बेंथम नहीं है, लेकिन बेंथम का जो विचार है उपयोगितावाद को लेकर वो बहुत बड़ा है। अब हमें लगता है कि इसे लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ मोटी मोटी हेडिंग्स आपको बता दें, है ना। हालांकि पहले के विचारों में हमने बेंथम को बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक, हाँ, चल लिख लीजिए बेंथम का उपयोगितावाद। कुछ पॉइंट वाइज लिखा देंगे इसको, जिससे आपको पूरा बेंथम का उपयोगितावाद पता हो। बेंथम का उपयोगितावाद लिखिए, बेंथम के संपूर्ण विचारधारा का पॉइंट बनाकर लिखिएगा। ठीक, पॉइंट में लिखेंगे, बेंथम के संपूर्ण विचारधारा का केंद्र बिंदु, बेंथम के संपूर्ण विचारधारा का केंद्र बिंदु उपयोगितावाद का सिद्धांत है।
उपयोगितावाद का सिद्धांत है, जिसका आधार एक ही में लिखना है, जिसका आधार उपयोगितावाद का सिद्धांत है, जिसका आधार सुख दुख का चिंतन है, जिसका आधार सुख दुख का चिंतन है, सुख दुख का चिंतन है। ठीक, अगली लाइन। उपयोगिता वह मापदंड है, उपयोगिता वह मापदंड है जिससे किसी कार्य के, उपयोगिता वह मापदंड है, उपयोगिता वह मापदंड है, उपयोगिता वह मापदंड है जिससे किसी कार्य के, जिससे किसी कार्य के उचित अनुचित, उचित अनुचित होने के बारे में निर्णय किया जा सके, निर्णय किया जा सके, निर्णय किया जा सके। ठीक, अगला अगला पॉइंट। वेंथम का मानना है कि उपयोगितावाद प्रत्येक कार्य के संबंध में लागू किया जा सकता है। वेंथम का मानना है कि उपयोगितावाद प्रत्येक कार्य के संबंध में लागू किया जा सकता है। अच्छाई बुराई, न्याय अन्याय प्रत्येक कार्य के संबंध में लागू किया जा सकता है। उपयोगितावाद प्रत्येक कार्य के संबंध में लागू किया जा सकता है। अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई, न्याय अन्याय, अच्छाई बुराई, न्याय अन्याय, नैतिकता, नैतिक अनैतिक, नैतिक अनैतिक आदि, नैतिक अनैतिक आदि। बस परिणाम सुख होना चाहिए, बस परिणाम सुख होना चाहिए। आगे, बेंथम उपयोगिता की धारणा को सुख प्राप्ति या दुख मुक्ति के संबंध में, उपयोगितावाद की धारणा सुख प्राप्ति या दुख मुक्ति के संबंध में स्थापित करता है, के संबंध में स्थापित करता है। इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए वर्गीकरण भी करता है, इसके लिए वर्गीकरण भी करता है। लाइन चेंज करिए, वर्गीकरण भी करता है, लिखिए सामान्य सुख और सामान्य दुख, सामान्य सुख और सामान्य दुख, ऊपर नीचे लिख लेंगे इसको, सामान्य सुख लिख लेंगे, आगे सामान्य दुख लिख लेंगे, सामान्य सुख के आगे 14 प्रकार लिख लेंगे, 14 लिख लेंगे। 14 प्रकार के सामान्य सुख की बात करता है और 12 प्रकार के सामान्य दुख की बात करता है। ठीक, लिखिए इसके अतिरिक्त, नीचे इसके अतिरिक्त दोनों के सम्मिश्रण से, इसके अतिरिक्त दोनों के सम्मिश्रण से जटिल सुख दुख भी पैदा होते हैं, दोनों के सम्मिश्रण से जटिल सुख दुख भी पैदा होते हैं। वेंथम मनुष्य को भावनात्मक प्राणी मानता है, वेंथम मनुष्य को भावनात्मक प्राणी मानता है और लिखता है जिसके भीतर भावना जितनी प्रबल होगी, जिसके भीतर
जिसके भीतर भावना जितनी प्रबल होगी, जिसके भीतर भावना जितनी प्रबल होगी, सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति उतनी अधिक होगी। सुख दुख को अनुभव करने की शक्ति उतनी अधिक होगी। सुखों दुखों की क्षमता उतनी अधिक होगी, अनुभव करने की क्षमता उतनी अधिक होगी, अनुभव करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। ठीक। अब जो ये अनुभव करते हैं, उस अनुभव करने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियों की बात करता है जो अनुभव में प्रभाव डालते हैं। कुल 32 प्रकार के तत्वों की बात करता है। सोच लो, वो चीज जो इनविजिबल है उसको पूरी तरीके से क्या बना रहा है, विजुअल बता रहा है। लिखिए, सुख दुख ग्रहण करने की सामर्थ्य, सुख दुख ग्रहण करने की सामर्थ्य, इसीलिए इसका उपयोगितावाद बड़ा जटिल हो गया। सुख दुख ग्रहण करने की सामर्थ्य सबकी भिन्न भिन्न होती है, सबकी भिन्न भिन्न होती है, और इसके लिए कुछ प्रभावी तत्व होते हैं, इसके लिए कुछ प्रभावी तत्व होते हैं, इसके लिए कुछ प्रभावी तत्व होते हैं। 32 प्रकार के तत्वों, 32 प्रकार के तत्वों की बात करता है। 32 प्रकार के तत्वों की बात करता है। कहता है 32 टाइप के तत्व हैं जिसके कारण सुख के अनुभव की मात्रा कम ज्यादा हो जाती है, और कम ज्यादा सुख से सुख क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। कहता है संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं में भौतिक पदार्थ एक जैसा है। आप क्या मानते हो, अलग अलग है? एक ही जैसा तो हम मानेंगे। इस संसार में ये दीवार भी है, ये कैमरा, ये लैपटॉप, और हम, हमारा शरीर, कुर्सी, बोर्ड, सब एक मूल पदार्थ से बने। कौन से? अणु से। अणु किससे बने हैं? परमाणु से। और परमाणु किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो दुनिया की समस्त वस्तुओं में मूल तत्व एक ही है ना, फिर दुनिया में भिन्नता कैसे? दुनिया में एक दिखती है, अलग अलग दिखती है, अलग अलग ना। तो ये भिन्न भिन्न पदार्थों के होने का आधार क्या है? मात्रा। क्या है आधार? मात्रा। तो सुखों की मात्रा कम ज्यादा होने से सुखों का प्रकार भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। अलग अलग ढंग के सुख जो हमें प्राप्त होते हैं उसमें अंतर केवल किस बात का होता है? मात्रा का, कि गुणात्मकता का, मात्रा का। वही बता रहा है। लिखिए क्या लिखा, 32 प्रकार के तत्वों की बात करता है जिसमें से कुछ निम्न है। आपको भी अभी बात समझ में आ जाएगी। जिनमें से कुछ निम्न है, जैसे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, जैसे स्वास्थ्य। अब देखो, एक ही प्रकार का सुख दो लोगों को दो, एक व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति स्वस्थ है, और आप बढ़िया यहां रोमांटिक गाना बजाओ। नहीं, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको आनंद आ रहा होगा, और जो बीमार व्यक्ति है इरिटेट हो रहा होगा, भी तोड़ देंगे, सब फोड़ देंगे, जो बज रहा बंद करो। सुख एक ही जैसा, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं तो उससे सुख का जो प्रभाव है वो अलग अलग उत्पन्न हो रहा ना। इस तरह 32 प्रकार की चीज बताता है। सोचो दिन भर करता क्या था, कमाना था नहीं, जॉब पे जाना था नहीं, बैठे बैठे क्या करे, मानसिक खुरापात, और झेलना किसको पड़ रहा? हमको, आपको। चले इनका 32 प्रकार का तत्व याद करें, 14 प्रकार का सुख याद करें, 12 प्रकार का दुख याद करें, और सम्मिश्रित दुख, जटिल सम्मिश्रित सुख अलग याद करें, है ना। आप लोगों ने भी अपराध कर दिया है यूपीएससी की तैयारी करके, है ना। लोगों की मानसिक खुरापातें हमें झेलनी पड़ती। जिसका जो मन आया वो सोचा,
जिसका जो मन आया वो किया, और हम बैठे यहाँ उनका विचार देख रहे हैं। बल्कि हम अपना विचार दें वो इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन इनके विचार को देख के ही हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है, हाँ कुछ उपयोगिता है वो हम लोग कलेक्ट कर ही रहे हैं। एक बात तो पता लग गई कि उस व्यक्ति का श्वास जो है उसके सुख की मात्रा में बदलाव कर देता है। दूसरा तत्व है शक्ति। शक्ति, दूसरा तत्व क्या है? शक्ति। शक्ति। तीसरा कठोरता। कठोरता। चौथा शारीरिक दोष। शारीरिक दोष। चौथा शारीरिक दोष, है ना। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई शारीरिक दोष हो और आप किसी से, ऐसे स्वस्थ व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति से मजाक करो तो वो उसको ऐसे ही लेगा मजाक में। लेकिन आपने किसी ऐसे व्यक्ति को से ऐसा कोई मजाक कर दिया जो उसके किसी शारीरिक दोष से संबंध रखता हो, तो वही मजाक खतरनाक साबित हो जाएगा। संवेदनशीलता। संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, है ना। जो कम संवेदनशील है, किसी बात से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, किसी को बहुत पड़ जाता है। अगला, ज्ञान की मात्रा। ज्ञान की मात्रा। ज्ञान की मात्रा ये भी फर्क डालती नहीं डालती? बढ़िया बौद्धिक कॉमेडी करो, कुछ के समझ में नहीं आएगी, उठ के चला जाएगा, कुछ को बड़ा आनंद आ रहा होगा। ज्ञान की मात्रा। नैतिकता। शिक्षा। नैतिकता, शिक्षा, परंपरा, लिंग आदि। परंपरा, लिंग आदि। लिंग आदि आदि आदि। ठीक है, लिंग आदि। इसने गणना विधि भी बताई है जो हमें नहीं देखना है। सुख और दुख के स्रोत बताए हैं जो जरूर देख लें। लिखे, वेंथम का सुख और दुख के स्रोत। सुख और दुख के स्रोत, हमें जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है वो कहां से होती है उसको देख लें। हम वहीं से हमें सुख दुख दोनों मिलता है। लिखे, वेंथम ने 4 स्रोतों की बात की है। वेंथम ने 4 स्रोतों की बात की है। 4 स्रोतों की बात की है। जब भी वेंथम आप लिखिएगा इसको जरूर याद रखिएगा, 4 स्रोतों को। 4 स्रोतों की बात की है। पहला भौतिक, पहला स्रोत है भौतिक। दूसरा स्रोत है नैतिक। तीसरा स्रोत है राजनीतिक। और चौथा स्रोत है धार्मिक। चौथा स्रोत है धार्मिक। धार्मिक। अच्छा, कोई विशेष बात? ठीक है, अब देखिए इसमें जो एक स्रोत है भौतिक, इस स्रोत की प्राप्ति में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है ना। लिख लो, भौतिक लिखा, उसके आगे लिख लो, इसकी प्राप्ति में मनुष्य का कोई, या मनुष्य जिम्मेदार नहीं। इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य जिम्मेदार नहीं। इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य जिम्मेदार नहीं। मनुष्य जिम्मेदार नहीं, है ना। मतलब जो भौतिकता के भाव अभाव का जो सुख दुख हमें मिलता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मनुष्य, प्रकृति जिम्मेदार है। लेकिन बाद के जो तीनों हैं वो मनुष्यों की व्यवस्थाओं से हैं, मनुष्य जिम्मेदार हैं।
तो एक तो आपको संपत्ति मिली है, संपत्ति नहीं मिली है, वो भौतिकता पे डिपेंड करता है। मिला है तो सुख दे रहा है, नहीं मिला तो दुख दे रहा है। नैतिकता, नैतिकता, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मनुष्य जिम्मेदार। ये नैतिकता सुख दुख कहाँ से मिलता है हमें? साथियों पड़ोसियों, लिख लो आप। किससे मिलता है? साथियों और पड़ोसियों से, साथियों और पड़ोसियों से, है ना। पता नहीं उनके प्रति हम भाव, माँ बाप से दुख कहाँ मिलता है? नैतिकता, नैतिकता नामक जो सुख दुख है उसका स्रोत। तो सुख दुख, माता पिता से तो सुख ही मिलेगा, दुख कहाँ मिलता है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे साथी हैं, ये उनसे मिलता है। कुछ हमारे पड़ोसी साथी घृणा करते हैं हमसे, कुछ हमारे पड़ोसी साथी हमसे प्रेम भाव रखते हैं। तो सुख दुख दोनों का स्रोत हमारे पड़ोसी और साथियों से होता है ना। अब प्रधानमंत्री जी हमसे घृणा करें, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, कोई करता रहे दूर का। फर्क कब पड़ता है? जब पड़ोसी और साथी मित्र करते हैं तब फर्क पड़ता है। तो सुख दुख वहां से होता है। अब कोई फेसबुक पे लिख रहा है मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं, करते रहो, हम तुमको जानते हैं क्या? हाँ, यूट्यूब पे आपने वीडियो बनाई, लेकिन आप बहुत बकवास कर रहे हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कोई पड़ोसी कह दे कोई बात, तब कोई आपका साथी दोस्त कह दे, तब फर्क पड़ता है। दूसरा, तीसरा, राजनीतिक सुख। ये किससे मिलता है? सरकारी अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से, है ना। जब ये आपके अधिकारों की रक्षा नहीं करते, आपके अधिकारों का हनन करते हैं, तब आपका सुख दुख होता है। और अगला है धार्मिक, धार्मिक, ये जो धर्मशास्त्र की व्यवस्था है, ये जो धर्मशास्त्र की व्यवस्था है, उससे ये सुख दुख हमारा आता है। तो हमारे पास सुख दुख प्राप्ति के चार स्रोत हैं, चार स्रोत हैं। भौतिक प्रकार का सुख दुख मिलता है, नैतिक प्रकार का, राजनीतिक प्रकार का, और धार्मिक प्रकार का। ठीक, हाँ। धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, अब इसमें जितने भी मंदिर मस्जिद हैं, जितनी परंपराएं हैं, जितने कर्मकांड हैं, ये उसकी बात है। ठीक, उसकी बात है। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए। बेंथम लिखता है कि उपयोगिता का संबंध केवल मात्रात्मक सुख से होता है। उपयोगिता का संबंध केवल मात्रात्मक सुख से होता है, मात्रात्मक सुख से होता है, गुणात्मक नहीं। मात्रात्मक सुख से होता है, गुणात्मक नहीं, गुणात्मक नहीं, गुणात्मक नहीं। वेंथम लिखता है, वेंथम लिखता है कि सुख की मात्रा बराबर हो, ये इन्वर्टेड कामा में लिखना है, इन्वर्टेड कामा में लिखना है, सुख की मात्रा बराबर होने पर, होने पर पुष्पिन, पुष्पिन, ब्रैकेट में लिखोगे बच्चों का एक खेल, पुष्पिन, पुष्पिन, हाँ, पुष्पिन लिखोगे ब्रैकेट में बच्चों का एक खेल, ब्रैकेट बंद, और काव्य का रसास्वादन, काव्य का रसास्वादन, काव्य का रसास्वादन, दोनों एक ही कोटि के आनंद हैं। काव्य का रसास्वादन दोनों एक ही कोटि के आनंद है। आगे लिखें अगला पॉइंट। वेंथम का सुख एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि, वेंथम का सुख एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज के संबंध में है।
समाज के संबंध में है, इसलिए बेंथम लिखता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसलिए बेंथम लिखता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करता है। आगे बात समझ में कि क्या था इसका उपयोगितावाद। इसका उपयोगितावाद एक सुखवादी विचार है और सुख की मात्रा अलग अलग होती है, सुख की गणना विधि अलग अलग है, सुख के प्रकार अलग अलग है, सुख के स्रोत अलग अलग है और सुख केवल मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं होता है, ऐसी बात करता है। ठीक, आलोचना नहीं करेंगे, आलोचना आप लिख लेंगे बाद में। चलिए, बेंथम का राज्य संबंधी विचार लिख लो। बेंथम का राज्य संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार। ठीक, लिखिए, यह राज्य के उत्पत्ति के संबंध में सभी पूर्व विचारों से, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सभी पूर्ववर्ती विचारों से भिन्न विचार रखता है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सभी पूर्ववर्ती, सब पॉइंट पॉइंट लिखना है, सभी पूर्ववर्ती विचारकों से भिन्न मत रखता है, भिन्न मत रखता है। लिखता है, लिखता है राज्य की उत्पत्ति का आधार उपयोगिता है। राज्य के उत्पत्ति का आधार उपयोगिता है, उपयोगिता है। राज्य के उत्पत्ति का आधार उपयोगिता है। ठीक, दूसरी लाइन, राज्य के आदेशों आज्ञाओं का पालन, राज्य के आदेशों आज्ञाओं का पालन, आज्ञाओं का पालन किसी समझौता या बाध्यता के कारण नहीं करता। राज्य के आदेशों आज्ञाओं का पालन किसी समझौता या बाध्यता के कारण नहीं करता, किसी समझौता या बाध्यता के कारण नहीं करता, किसी समझौता या बाध्यता के कारण नहीं करता, बल्कि इसका भी आधार उपयोगिता है, इसका भी आधार उपयोगिता है, इसका भी आधार उपयोगिता है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि राज्य मेरे लिए सुखकारी है, राज्य की बातें मेरे लिए सुखकारी हैं। उसकी आज्ञा मानना से ज्यादा सुख मिलेगा, बल्कि अवज्ञा से कम। अवज्ञा से दुख भी मिल सकता है, इसलिए क्या करें? आज्ञा माने। अगला हो गया, 2 लाइन में राज्य संबंधी विचार खत्म हो गया ना। क्या लिखोगे? अगर राज्य उपयोगी है तो रहेगा और नहीं उपयोगी है तो नहीं रहेगा। राज्य के द्वारा बनाए गए कानून का पालन तब तक करेगा जब तक उपयोगी है, उपयोगी नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक, इतनी ही बात है। हाँ, नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन बिना इसके पढ़े मिल कैसे पढ़ोगे? मिल तो सिलेबस में है, मिल तो सिलेबस में है और बिना बेंथम को पढ़े मिल नहीं पढ़ सकते। ठीक, चलिए इसके अन्य विचार लिख लीजिए। इसके अन्य विचार, अधिकार, अधिकार, कानून, स्वतंत्रता, संप्रभुता। अधिकार, कानून, स्वतंत्रता, संप्रभुता, संप्रभुता, ये सारे इसके उपयोगितावादी विचार हैं, है ना। इन सारे विचार को एक ऐसे बॉक्स में बना दो साइड में और आगे क्या लिख दो? उपयोगिता विचार। आगे क्या लिख दोगे?
उपयोगिता विचार। उपयोगिता विचार मतलब कानून उपयोगी है तो रहेगा, नहीं तो नहीं। अधिकार उपयोगी है तो रहेंगे, नहीं तो नहीं। स्वतंत्रता उपयोगी है तो रहेगा, नहीं तो नहीं। संप्रभु उपयोगी है तो रहेगा, नहीं तो नहीं। नीचे लिखिए, उसके नीचे दंड सुधार, न्याय सुधार, जेल सुधार। दंड सुधार, न्याय सुधार, जेल सुधार। दंड सुधार, न्याय सुधार, जेल सुधार। जेल सुधार, जेल सुधार, जेल सुधार। ठीक है, जेल सुधार। ठीक है, चलिए बेंथम खत्म हो गया आपका। अब आपको शुरू करना है मिल। जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, किसको पढ़ना है? जेएस मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इनको जेएस मिल के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जेएस मिल के नाम से जानते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये वेंथम का शिष्य है। किसका शिष्य है? वेंथम का शिष्य है। है ना? किसका शिष्य है? बेंथम का शिष्य है। कौन? जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। मिल के बारे में हमने बताया था, कुछ बातें करी थी। असल में जो मिल है ये भी उपयोगितावादी विचारक है। बेंथम उपयोगितावाद का जनक है और मिल उपयोगितावाद का अंत करता है। तो यही दो ही विचारकों से उपयोगितावाद आता भी है और इनके बाद उपयोगितावाद समाप्त भी हो जाता है। जेएस मिल से आगे उपयोगितावाद नहीं बढ़ता है। लेकिन जेएस मिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने वेंथम के एक पक्षी उपयोगितावाद में, जो एक पक्षी उपयोगितावाद था, उसे बैलेंस कर दिया, उसे बराबर कर दिया। जो एक पैर पे चल रहा था कूद कूद के, उसे दो पैरों पे स्थापित कर दिया। किसने? वेंथम ने। वेंथम का उपयोगितावाद केवल भौतिकता पर आधारित था, है ना? भौतिकता पर आधारित था। मिसिंग क्या था? नैतिकता। केवल मात्रा पर आधारित था। मिसिंग क्या था? गुण। और जेएस मिल ने केवल क्या किया? उपयोगितावाद में नैतिकता और गुणात्मकता का समावेश कर दिया। कुछ नहीं किया, केवल नैतिकता और गुणात्मकता का समावेश कर दिया और कहा कि यह व्यवहारिक उपयोगितावाद है। वेंथम के विचार को सूकर दर्शन कहा जाता था। इसलिए कहता था क्योंकि वेंथम कहता था कि सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन खेलना और काव्य पाठ करना बराबर है। लेकिन मिल यहां पर कुछ दूसरे वाक्य का उपयोग करता है। मिल कहता है कि समाज भेड़ियों का हो
या समाज साधुओं का? भले ही दोनों में, साधुपन और भेड़िएपन में समान रूप से मात्रा में, समान मात्रा में सुख मिल रहा हो, लेकिन कसौटी हमेशा साधुपन होनी चाहिए, है ना? कसौटी क्या होनी चाहिए? साधुपन होना चाहिए। मदिरा पान करने में और काव्य पान करने में भले ही बराबर का आनंद आ रहा हो, कसौटी क्या होना चाहिए? काव्य पान की मदिरा पान? काव्य पान। क्योंकि मदिरा पान से तब तक आनंद आएगा जब तक मदिरा हमने पिया। यह तत्क्षण कुछ देर तक के लिए आनंद होगा, उसके बाद मदिरा का आनंद समाप्त, दोबारा फिर से मदिरा पीना पड़ेगा। लेकिन काव्य का पान आपने कर लिया तो, एक बार काव्य पान आपने किया, जब तक काव्य पान किया तब तक आनंद आ रहा है और पूरे जीवन उसका आनंद आता रहेगा। तो जब सुख को चुनना हो तो कौन से सुख को चुना जाए, मात्रात्मक या गुणात्मक? गुणात्मक। मात्रात्मक बुरा नहीं है, मात्रात्मक को हटा नहीं रहा, लेकिन चुनाव का आधार क्या होना चाहिए? मात्रात्मक या गुणात्मक? गुणात्मक। इतनी सी बात है। तो जहां सारा सुख क्षणिक था, वेंथम के विचार में मिल ने उस सुख को क्या बना दिया? शाश्वत बना दिया। जहां केवल भौतिक लोग ही जुड़ पाते, नैतिक लोग दूर भाग रहे थे, अब भौतिक और नैतिक दोनों लोग जुड़ पाएंगे। तो ज्यादा सरल, ज्यादा उदार और नैतिक बना दिया ना। अब तक केवल स्वार्थ क्या था? सुख था। अभी त्याग और परोपकार भी क्या हो गया है? सुख हो गया है। तो आधा संसार जो छोड़ रहे थे बेंथम, उस संसार को पकड़ने का काम किसने किया? मिल ने। और मिल ने लाके पूरा किया। ठीक है, तो मिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मिल का जो है जीवन परिचय, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, और मिल के जीवन परिचय के बाद फिर बाकी चीजों को करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा बस यहीं तक। हो गया है समय? नहीं, कोई बात नहीं, आज की कक्षा बस यहीं तक करेंगे। और हाँ, एक दो दिन में बहुत ज्यादा दौड़ भाग हो गई नहीं, और कल का तो कहानी ही कुछ अलग थी दौड़ भाग की, है ना? और हाँ, तो वो कल ज्यादा दौड़ भाग हो गई थी। और कल की कहानी ये थी कि कल सुबह से खाना नहीं मिला था, और वो खाना आज मिला है 12 बजे। सोच लो। नहीं, कुछ नहीं, रास्ते में भी इतना समय नहीं बचा था कि रुक के कहीं पे पानी पूरी खा लें। सोच लो, सुबह से, सुबह होटल में भी खाना नहीं मंगाया उन्होंने, और ये हुआ चलो चल के वहां खाएंगे। वहां गए तो पता लगा कि कैंटीन में लाइन लगी है। अब लाइन में लग के कहने चलो बाहर खाते हैं, बाहर पहुंचे तो ऑटो पकड़ लिया। ये हुआ कि मेट्रो स्टेशन पे खा लेंगे। वहां गए तो वहां एक ही स्टॉल था, बड़े देर से भीड़ थी, सूखा कुछ वो खरीद रहे थे जो इच्छा नहीं थी। तो फिर वहां से मेट्रो चढ़ गए। मेट्रो में साफ साफ लिखा है खाना पीना प्रतिबंधित है। उसके बाद उतरे तो ऑलरेडी फोन इतना था, दो लोगों से मीटिंग थी, दोनों लोगों की सेम टाइम। अब वो फोन पे फोन। अब ये हुआ भाई, एक लोगों के पास गए, बैठे 5-10 मिनट, दूसरों का फोन आ रहा है, अब उनको कह रहे हैं सीढ़ी पे आ गए, पहुंच गए। फिर दूसरे के यहाँ गए, तब तक पता लगा कि टाइम हो गया है क्लास की। अब 1.5 घंटा लगेगा क्लास पहुंचने तक। 5:30 बजे फिर अब वहां से निकले तो ये हुआ कि क्लास छूट जाएगी, टाइम से नहीं पहुंचेंगे। फिर भाग के मेट्रो में बैठ गए, फिर 1.25 घंटा लगा वहां तक पहुंचने में। और 7 बजे से क्लास थी, 7:05 पे पहुंच पाए। अगर रुक जाते 1 मिनट में भी तो क्लास ना होती। 7:05 पे क्लास हुई। आ, 8 8:30 तक क्लास छूटी। अब ये हुआ कि चलो भाई स्टेशन पे चलेंगे, कुछ खा लेंगे। स्टेशन पे पहुंचे, मुझे याद था कि ट्रेन मेरी 11 बजे होगी, क्योंकि कई बार हम आए गए हैं, अब इधर 2 साल से नहीं गए, तो 11 बजे का ध्यान था।
तो हम सोचे आराम से स्टेशन पहुंचेंगे 9 बजे, और 1.5 घंटा लगेगा मैक्स दिल्ली, नई दिल्ली पहुंचने में। तो खा पी के आराम से चलेंगे। जैसे स्टेशन पे पहुंचे तो वो बाटी चोखा वाला बढ़िया जो है स्टाइलिश बेच रहा था, तो वहाँ खड़े हमने कहा 1 प्लेट बाटी चोखा लगाना। और उसके बाद फिर हमने कहा मोबाइल को ढूंढ लें, क्योंकि सेकंड एसी में मेरा आरएसी था। तो ये हुआ कि भाई देख लें कंफर्म हुआ कि नहीं। देखा हमने तो वो कंफर्म हो गया था, A47 सीट आ गई थी। ऊपर टाइम दे रहा था 22। मैंने 22 देखा तो याद आया 22 का तो मतलब 10 होता है, और 9 बज के 3 मिनट हो चुके हैं। अब तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 1.25 घंटा तो मुखर्जी नगर से केवल मेट्रो में लगा था। फिर भागे बाटी चोखा छोड़ के कि किसी तरह पहुंच जाए, नहीं तो फिर सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। 9:18 पे मेट्रो निकली वहां से। अब गणना शुरू, क्योंकि जो ट्रेन अपनी थी वो 10:05 पे निकल जाती। पहले तो 10 लिखा था तो हमको लगा 10 पे निकल जाएगी। अब एक एक स्टेशन गिन रहे हैं, घड़ी सुई, है ना। अरे बड़ी कहानी, कल मैंने लिखा भी कहानी, है ना। हाँ, है ना, एक एक टाइम एक एक घड़ी। सोचो इतनी पॉजिटिविटी मैंने बना के रखी कि जो 1 घंटे का टाइम था मुझे लगा मेट्रो 40 मिनट में पहुंचाएगी, और लास्ट तक मेट्रो ने 40 मिनट में पहुंचाया। जबकि 1 घंटे का पक्का समय था। जो बगल में बैठा था कहता 1 घंटा से कम नहीं, मेरा रोज का है। मैंने कहा आज पहुंचाएगी 40 मिनट में, है ना। और फिर भी 40 मिनट पहुंचाती तब पर भी 10:05 ही हुआ। और 10:03 पे मैं पहुंचा नई दिल्ली पे, 10 बज के 1 मिनट पे। उसके बाद वहां से अंदर से बाहर निकलने में, स्टेशन तक पहुंचने में, दौड़ते दौड़ते पैर वैर सब जवाब दे दिए, सांस फूल गई, है ना। आखिरकार हाँ, ट्रेन निकल ही गई। अब मैं यही सोच रहा था कि कोई चैन खींच दे एक बार, 5 मिनट अगर लेट हो जाए तो मिल जाए। और उतरे तो थे ही नहीं। आधे स्टेशन आगे फिर पीछे वाली लाल वाली जल रही थी। मैं पूछा तो कहा चली गई, वो देखो खड़ी है। हम कहे अब जा रही जाने दो। फिर देखे वहीं तक दिख रही है। फिर भाई साहब हिम्मत बनाए भागे। हाँ, नहीं वो छोड़ ही रही थी, वो किसी ने चेन खींच दिया था, अनाउंसमेंट हो रहा था, है ना। वो किसी ने छोड़ खींच दिया था, तो वो जो 3 मिनट का लास्ट में मिला हमें, उसी में मिल गई। अब जब मिल गई तो कहाँ कुछ मिलने वाला है। एसी में कोई कुछ बेचने भी नहीं आएगा, ऊपर से कितने दूर का सफर ही है, खाना पीना होगा नहीं। फिर सो गए भाई साहब। वहां कुछ नहीं ऑर्डर है। वो लंबी ट्रेनों में होता है। अब जो रात को चल रही है 10 बजे, सुबह 6 बजे पहुंचा देगी, उनमें नहीं होता, खा पी के चलो, उसमें कुछ भी नहीं होता, है ना। तो इस तरीके से सोचो इतना समय नहीं मिला, इतनी व्यस्तता हो गई। अ, हाँ, तो वो समझ लो कि इसलिए। तो अभी आज जाके सामान्य हुए हैं, और आप लोग कहानी आप लोगों को सुना दिया। इसके लिए बस, फिर मिलेंगे हम लोग कल। 2-2.5 घंटे आराम से सुकून से पढ़ेंगे, ठीक है। और कल जेएस मिल है, जेएस मिल सिलेबस में है आपके, ठीक है। धन्यवाद। दूसरी चीज, हमें पूरा पता था कि ये छूटेगी भी तो केवल 2-3 मिनट के अंतर से।